नमस्कार दोस्तों, सुपरनोवा इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के मुख्य टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की क्रिसमस आइलैंड पर गूगल एक बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना बना रहा है। क्रिसमस आइलैंड के बारे में देखते हैं। क्रिसमस आइलैंड इंडियन ओशियन में स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया की मेनलैंड से लगभग 1500 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट। इससे आप देखेंगे तो इसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थित है। इसे गैलापागोस ऑफ द इंडियन ओशियन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ही रिच है। इसका एरिया लगभग 135 वर्ग किलोमीटर यानी कि 135 स्क्वायर फीट है। यह आइलैंड अपने रेड क्रैब्स के वार्षिक प्रवास, सीबर्ड्स, व्हेल शार्क और कोरल रीफ्स के लिए फेमस है। इसका स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि यह सुंडा, लोम्बॉक और मलक्का स्ट्रेट की निगरानी के लिए उपयुक्त स्थान है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। रिसेंटली इंडिया पेरू ट्रेड एग्रीमेंट के 9वें दौर की वार्ता पेरू में सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। पेरू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेरू की कैपिटल लीमा है और इसके पॉलिटिकल फीचर्स को देखते हैं। इधर मैप में देखेंगे, पेरू साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में स्थित है। इसकी बाउंड्रीज नॉर्थ में इक्वेडोर और कोलंबिया के साथ, ईस्ट में ब्राज़ील के साथ, साउथ ईस्ट में बोलिविया के साथ और साउथ में चिली के साथ टच करती हैं। पेरू के वेस्ट बॉर्डर पर वन एंड ओनली वाटर बॉडी पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर स्थित है। पेरू के जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में देखते हैं। पेरू को बेसिकली 3 रीजन्स में बांटा गया है। पहला है कोस्टा, इसका मतलब कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय मैदान। दूसरा है सियरा, इसके अंतर्गत एंडीज आइलैंड्स आते हैं। और तीसरा है एमेजोनिया या सेल्वा रीजन, इसके अंतर्गत डेंस रेन फॉरेस्ट आते हैं, जो कि अमेजन वाला एरिया है। इसकी हाईएस्ट पीक माउंट हुआसकरन है, जिसकी ऊंचाई 6768 मीटर यानी कि 6768 मीटर है। लेक टिटिकाका, जो कि पेरू और बोलिविया के बीच में स्थित है, यह दुनिया की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 12,500 फीट है। पेरू की इकोनॉमी के बारे में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, पेरू लैटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन में भारत का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। भारत पेरू से गोल्ड एंड कॉपर का मेन इंपोर्टर है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। भारत और बहरीन ने डिफेंस और ट्रेड रिलेशनशिप को मजबूत करने पर चर्चा की है। बहरीन के बारे में डिस्कस करते हैं। बहरीन की कैपिटल मनामा है। इसके पॉलिटिकल फीचर्स देखते हैं। बहरीन एशिया का 3rd स्मॉलेस्ट कंट्री है। यह वेस्ट एशिया में फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ में स्थित है। यह द्वीपों का एक समूह है यानी कि आर्किपेलागो है, और किसी भी देश से स्थलीय सीमा साझा नहीं करता। इसके आसपास वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं? इसके आसपास जो एक वाटर बॉडी है वो है पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी है। इसके जियोग्राफिकल फीचर्स देखते हैं। बहरीन का अधिकांश क्षेत्र रेगिस्तानी है। इसमें पथरीले और रेतीले मैदान पाए जाते हैं। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है जबल अद दुखान। बहरीन का एक्वीफर सिस्टम देखें। बहरीन का एक्वीफर सिस्टम यानी कि जलभृत प्रणाली जो है, उसका नाम क्या है? एर रधूमा दमाम जलभृत प्रणाली। एक्वीफर सिस्टम है एर रधूमा दमाम जलभृत प्रणाली यानी कि एर रधूमा दमाम एक्वीफर सिस्टम, जो कि बहरीन, कतर और सऊदी अरेबिया
फैला हुआ है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। रिसेंटली नॉमिनेशन पेपर्स की अस्वीकृति को लेकर उठे विवादों ने भारत में निर्वाचन नामांकन प्रक्रिया में सुधार की मांग को फिर से जोर दिया है। यह प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत रेगुलेट होती है। मेन प्रोविजंस क्या क्या हैं? धारा 33 से 36 तक मुख्य प्रावधान है इसमें। धारा 33 मतलब नामांकन दाखिल करना। इसके तहत उम्मीदवारों को अपने तथा प्रस्तावकों द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन प्रस्तुत करने होते हैं। इसमें राजनीतिक दल के उम्मीदवारों के लिए एक प्रस्तावक, राजनीतिक दल के उम्मीदवारों के लिए एक प्रस्तावक तथा स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक होते हैं। धारा 33A यानी कि जानकारी का खुलासा। इसके तहत उम्मीदवारों को अपने आपराधिक मामलों, संपत्तियों, देनदारियों और शैक्षिक योग्यता की घोषणा करना अनिवार्य है। धारा 33B यानी कि सीमा निर्धारण। यह धारा बताती है कि उम्मीदवार से 33A में निर्दिष्ट जानकारी से अधिक खुलासा नहीं मांगा जा सकता। धारा 34 जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि सुरक्षा जमा के बारे में बात करती है। इसके तहत लोकसभा चुनाव के लिए 25,000 रुपये तथा विधानसभा चुनाव के लिए 10,000 का जमा आवश्यक है। इसके साथ साथ यदि उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 1/6 यानी कि 1/6 हिस्सा भी नहीं मिलता है तो यह जमा जब्त हो जाता है। धारा 35 अधिसूचना के बारे में बात करती है। इसमें रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन दाखिल करने, जांच करने और नाम वापस लेने की तिथि और समय की घोषणा करता है। धारा 36 यानी कि स्क्रूटनी। इसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो नामांकन पत्रों की जांच करता है और यदि कोई त्रुटि या अयोग्यता पाई जाती है तो नामांकन अस्वीकार भी किया जा सकता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत ने एक रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज करी है, जहां 2016 में 24 भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल थे, वहीं 2026 में यह संख्या बढ़कर 294 हो गई है। यह संख्या चीन के बाद एशिया में दूसरी सबसे अधिक है। चीन के 395 संस्थान इस सूची में शामिल हैं। की हाइलाइट्स क्या है? जो शीर्ष संस्थान है उनमें से 5 IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी एशिया के शीर्ष 100 यानी कि टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स में शामिल हुए हैं। IIT दिल्ली 59वें स्थान पर रहा है और लगातार 5वें वर्ष भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान घोषित हुआ है। भारत ने पेपर्स पर फैकल्टी संकेतक में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसमें 5 भारतीय यूनिवर्सिटीज़ एशिया के टॉप 10 में और 28 यूनिवर्सिटीज़ टॉप 50 में शामिल हैं। एशिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग जिसको फर्स्ट पोजीशन और पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना जिसको सेकेंड पोजीशन मिली है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के बारे में, इसमें 1529 यानी कि 1529 यूनिवर्सिटीज़ को कवर किया गया है और इसके तहत 11 इंडिकेटर्स यानी 11 संकेतकों को शामिल किया गया है। ये संकेतक कौन कौन से हैं? एकेडमिक एंड एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, साइटेशंस पर पेपर, पेपर्स पर फैकल्टी, PhD फैकल्टी रेशियो, इंटरनेशनल फैकल्टी, स्टूडेंट्स एंड एक्सचेंज पार्टिसिपेशन।
भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के घरेलू ढांचे यानी कि डोमेस्टिक रैंकिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया। पहला है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसकी शुरुआत 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा हुई थी। इसका उद्देश्य भारतीय संस्थानों का शैक्षणिक शोध और नवाचार प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करना है। सेकंड है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इसकी शुरुआत 2010-11 से हुई थी। इसका उद्देश्य शिक्षकों, छात्रों, नामांकन, परीक्षा परिणाम, वित्त और बुनियादी ढांचे सहित उच्च शिक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का डेटा संग्रह करना है। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु प्रमुख पहलें कौन कौन सी हैं? इनिशिएटिव फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। पहला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को समग्र, लचीला यानी कि होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल, मल्टीडिसिप्लिनरी और ग्लोबल बनाना है। इसका मुख्य फोकस रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और रिसर्च को बढ़ावा देना है। दूसरा है इंस्टीट्यूशंस ऑफ इमिनेंस। इस योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। इसका उद्देश्य चयनित भारतीय विश्वविद्यालयों को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ के रूप में विकसित करना। इससे इन संस्थानों को अधिक स्वायत्तता और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तीसरा है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसकी स्टार्टिंग 2013 में हुई थी। इसका उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों में पहुंच, समानता और गुणवत्ता में सुधार लाना था। इसका कार्यान्वयन केंद्र और राज्य सरकारों की साझी वित्तीय भागीदारी यानी शेयर्ड फंडिंग पैटर्न के माध्यम से किया गया था। चौथा है स्वयं। यह एक तरीके का मुफ्त ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम यानी फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुलभ बनाना है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। रिसेंटली चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन केवल सिफारिशें दे सकता है, अदालत की तरह निर्देश जारी नहीं कर सकता। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, यह एक प्रकार का वैधानिक निकाय है जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित किया गया है। इसके फंक्शंस देखते हैं। राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करता है। इसकी सिफारिशें, आयोग की सिफारिशें केवल सलाहात्मक प्रकृति की होती हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती। इसकी संरचना एक अध्यक्ष जो कि उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं तथा 2 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इनके रिमूवल का प्रोसेस क्या है? आयोग के सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।